नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 121 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बोला गया है, पूछा गया है यहाँ पर, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वॉज। तो बोलते हैं कि भारत में जो सबसे पहले कोई शहर खोजा गया था वो कौन सा शहर था। तो शहर था आपका हड़प्पा शहर। हड़प्पा शहर सबसे पहले जो था वो खोजा गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब हड़प्पा की डिस्कवरी हुई कब थी? हड़प्पा की डिस्कवरी 1921 में हुई थी। 1921 में हुई थी। की किसने थी इसकी डिस्कवरी? इसकी डिस्कवरी जो था वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा के बारे में आपको ये भी पता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट सिटी है, और प्रेजेंट टाइम में ये पाकिस्तान में जो है वो पड़ता है। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये रवि नदी के किनारे जो है वो स्थित है। यहाँ पर अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मिली थी जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर एक तो 6 जो थे यहाँ पर अनागार मिले थे। अनागार जानते हैं ना आप? तो वो 6 यहाँ पर मिले थे। यहाँ पर कुछ बर्तन मिले थे जिनके ऊपर मछुआरों के जो था वो चित्र थे, तो ये भी यहाँ पर मिला था। एक मूर्ति मिली थी जिस मूर्ति ने धोती पहनी हुई थी, तो वो मूर्ति भी यहाँ पर मिली थी हड़प्पा में। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज़ कौन सी साइट में मिली। इसी तरह ऑप्शन में जो है वो रंगपुर दिया गया है। तो रंगपुर आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में गुजरात में पड़ता है, और गुजरात में ये पड़ता है। और मोहनजोदड़ो जो है प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे जो है वो स्थित है। और इसकी खोज 1922 में की गई थी। इसकी खोज रखालदास बनर्जी जी के द्वारा की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आपको इन साइट्स के बारे में पता चला, जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हड़प्पन साइट। तो आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, बोलते हैं द गॉड हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन ऋग्वेदा इज। तो बोलते हैं जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद का समय था, उस टाइम सर्वाधिक जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे? तो उस टाइम जो मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट जो देवता थे वो थे इंद्र। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। और आपने क्या ध्यान रखना है कि इन ऋग्वेद में जो है वो कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। टोटल ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल जो है वो टोटल आते हैं। गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र आपका वो कौन से मंडल से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल से जो है वो लिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ऋग्वेद काल में जो था वो कुछ देवता भी हुए जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मरुत जो था वो एक देवता थे। ये आंधी और तूफान के देवता जो था वो हुआ करते थे। एक यम देवता थे, यम मृत्यु के देवता माने गए। और प्रजन्य जो था वो वर्षा के देवता माने गए। सरस्वती आपको पता है पहले नदी की देवी होती थी और बाद में चलकर ये विद्या की देवी जो था वो बनी। पुष्ण एक देवता हुए, ये पशुओं के देवता जो था वो माने गए। और मित्र यहाँ पर देवता हुए। मित्र देवता जो था वो शपथ के देवता माने गए। प्रतिज्ञा कह लीजिए आप, प्रतिज्ञा के ये देवता माने गए। तो ये लिस्ट आपने प्रॉपरली ध्यान रखनी है कि कौन से देवता थे ऋग्वेदिक काल में। मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड जो था वो कौन से थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 123 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं द त्रिपिटका वॉज रिटन इन। तो बोलते हैं त्रिपिटक जो है वो लिखे गए हैं, किस में लिखे गए हैं? ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। त्रिपिटक जो है ये किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से, बुद्धिज़्म से जो है वो संबंधित है। बौद्ध धर्म आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि इससे ये संबंधित है। अब बुद्ध के बारे में या फिर बौद्ध धर्म के बारे में पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन बन जाता है कि त्रिपिटका टेक्स्ट जो है ये किससे रिलेटेड है? तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये कौन सी भाषा में है? ये पाली भाषा में है। और पूछते हैं कि बुद्ध शब्द आप बहुत बार पढ़ते हैं, तो बुद्ध शब्द का अर्थ पूछ लिया जाता है। इसका अर्थ होता है प्रकाशमान। प्रकाशमान या फिर जागृत करना आप कह लीजिए, ये इसका मतलब होता है। बौद्ध धर्म में जो था वो मुख्य रूप से 4 संगीतियाँ हुई। ये संगीतियाँ कहाँ कहाँ पर हुई ये आपको पता होना चाहिए। तो पहली संगीति जो था वो हुई थी सप्तपर्णी गुफा में, और दूसरी जो था वो हुई थी वैशाली में। तीसरी जो था वो पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथे नंबर की जो था वो कुंडलवन में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के कार्यकाल के दौरान हुई। दूसरी बौद्ध संगीति कलाशोक के कार्यकाल के दौरान हुई। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के कार्यकाल के दौरान हुई। और चौथी बौद्ध संगीति जो था वो कनिष्क के कार्यकाल के दौरान हुई। ये भी आप ज़रूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इबन बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो बोलते हैं इबन बतूता भारत जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान आया था? क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि इबन बतूता किसके कार्यकाल के दौरान आया था, किसके शासनकाल के दौरान आया था? ये थे मोहम्मद बिन तुगलक।
इनके कार्यकाल के दौरान ये आया था। क्वेश्चन बनता है कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, तो ये मोरक्को का यात्री था, मोरक्को का ये यात्री था, ये ज़रूर ध्यान रखना है आपने। अब मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल के दौरान आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपने ध्यान रखना है कि इसने जो था वो अपनी राजधानी दौलताबाद में जो था वो स्थापित की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दौलताबाद में अपनी राजधानी किसने स्थापित की थी, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन का जो मूल नाम था वो गाजी तुगलक था, गाजी बेग तुगलक भी इसको कहा जाता था, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। बोलते हैं द फाउंडर ऑफ द बहमानी किंगडम वॉज, तो बोलते हैं बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। बहमानी जो साम्राज्य था इसके संस्थापक कौन थे, इनका नाम था हसन गंगू। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। हसन गंगू जो था वो इसके क्या थे, संस्थापक थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बहमनी किंगडम था इसकी कैपिटल कहाँ पर थी, इसकी कैपिटल गुलबर्गा में थी, तो गुलबर्गा में इसकी कैपिटल थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो आमतौर पर एक तो यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया, अगर पूछा जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ भारत नौजवान सभा इन 1926। तो पहले तो ध्यान रखना है कि भारत नौजवान सभा की स्थापना कब हुई थी, 1926 में, 1926 में इसकी स्थापना हुई। और की किसके द्वारा गई थी इसकी स्थापना, तो भगत सिंह जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब भगत सिंह जी आपको करंट अफेयर से भी आप इसको मेल कर सकते हैं, करंट अफेयर के साथ जोड़ सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आपके लिए बन जाएगा और आपको डेफिनेटली भूलेगा भी नहीं। आपने ध्यान रखना है कि इनका बर्थ हुआ कब था, तो इनका बर्थ हुआ था 28 सितंबर 1907 को। 1907 में 28 सितंबर को इनका जन्म हुआ था। तो अभी थी 28 सितंबर, कुछ दिन पहले, तो इस दिन इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर को। इनके द्वारा एक ऐसे भी लिखा गया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है वाई आई एम एन एथिस्ट। वाई आई एम एन एथिस्ट, ये इनके द्वारा जो था वो लिखा गया था। अब इन्होंने बी के दत्त के साथ मिलकर जो था वो 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो था वो बॉम्ब फेंका था। ये भी आपने ध्यान रखना है कि 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने ये बॉम्ब जो था वो फेंका था। ये जो बॉम्ब इनके द्वारा फेंका गया था इसका एम किसी को मारना नहीं था, डेफिनेटली इसका एम यही था कि जो ब्रिटिश सरकार एक्सप्लॉयटेशन कर रही है ना, उस एक्सप्लॉयटेशन के प्रति उनको उजागर करना कि मत कीजिए, आपका इसके कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं होंगे। बाद में चलकर इन्होंने आपको बताया सैंडर्स की हत्या भी की थी इन्होंने, और इसी केस में इनको अरेस्ट किया गया था, और इनके साथ राजगुरु सुखदेव को भी जो था वो अरेस्ट किया गया था। और आपको पता है 23 साल के थे ये जब 31 मार्च 1931 को जो था वो इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, और फांसी हो गई थी, सुनाई नहीं गई थी। 31 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को जो था वो इनको फांसी हो गई थी। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हो गई थी। 23 मार्च था और 23 साल के ही ये हुआ करते थे, ये ज़रूर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं जयप्रकाश नारायण बिलोंग टू विच पार्टी। तो बोलते हैं कि जयप्रकाश नारायण जो है वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो देखो ये बिलोंग करते थे सोशलिस्टिक पार्टी से, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सोशलिस्टिक पार्टी से ये बिलोंग करते थे। मैं थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में आपको बताता हूँ। इनको जो है वो लोकनायक भी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन आपने ये ध्यान रखना है कि लोकनायक किसको कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता है। और इनको एक इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने जो था वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को अपोज किया था, उनका विरोध किया था, इसीलिए भी इनको जाना जाता है। और इन्होंने जो था 1948 में सोशलिस्टिक पार्टी, जो सोशलिस्टिक पार्टी ऑफ द कांग्रेस थी, इसके ये लीडर बने थे। बाद में इसका नाम समाजवादी सोशलिस्टिक पार्टी बन गया, इसको इन्होंने लीड किया। इनको जो है वो हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का इनको हीरो भी माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है, एक तो इनको लोकनायक कहा जाता है, हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है। अपोज किया था इंदिरा गांधी को। सोशलिस्टिक पार्टी जो थी, समाजवादी सोशलिस्टिक पार्टी कह लीजिए, ये इन्होंने स्थापित की थी 1948 में। इन्होंने सोशलिस्टिक पार्टी ऑफ द कांग्रेस को लीड भी किया था। ये सब चीज़ें आप इनके बारे में बेसिक ध्यान रखिए, पूछा गया तो यहीं से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। और अगर कहीं बहुत ही डेप्थ में पूछ लिया गया तो वो आपको पता है, बेसिक पता हो अगर आपको ना क्वेश्चन का, तो आप क्वेश्चन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और खुद ब खुद आपका सही आंसर निकल आता है, फिर चाहे आपको आंसर पता भी ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं
इन हुज रेन डिड द मोरक्कन ट्रैवलर इबन बतूता केम टू दिल्ली। तो बोलते हैं कि इबन बतूता जो था वो एक मोरक्को का यात्री था, ये दिल्ली किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो इसका सही आंसर हमने अभी डिस्कस किया है। डेफिनेटली आपको वहाँ से पता चल गया है इसका सही आंसर कि मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल के दौरान ये आया था। अब बताने का, इसको डिस्कस करने का हमारा एम क्या है कि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन तो वही है, देखो थोड़ा सा डिटेल में पूछ लिया है, थोड़ा सा एलेबरेट करके पूछ लिया है, तो ये ध्यान रखना है आपने। 152 देखिए, बोलते हैं दहसाला सिस्टम वॉज अ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ। तो बोलते हैं कि दहसाला प्रणाली निम्नलिखित में से किसका विकसित रूप थी? तो अगर आप बात करेंगे दहसाला सिस्टम की, तो ये जब्ती सिस्टम का ही एक्सटेंशन थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। आपने ध्यान रखना है कि दहसाला सिस्टम को जब्ती सिस्टम भी कहा जाता है। और ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? ये अकबर के कार्यकाल के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था। इंट्रोड्यूस किया किसने था, किसकी सोच थी इसको लेकर? तो इसका जो इंट्रोड्यूस करने के पीछे, डेवलपमेंट के पीछे इसकी सोच थी, वो राजा टोडरमल की थी। टोडरमल का नाम आपको पता है ना, टोडरमल आपने सुना है, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। इस सिस्टम में होता क्या था? अब अगर आपसे किसने पूछ लिया कि टोडरमल कौन था? टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था अकबर का, ये भी ध्यान रखिए। अब आपने ध्यान रखना है कि इस सिस्टम में जो था वो क्या होता था, इसमें विभिन्न फसलों का जो था वो एवरेज जो भी प्रोडक्शन होती थी वो ली जाती थी, और इसके साथ साथ पिछले 10 वर्षों में जो प्रचलित एवरेज उसके प्राइजेस थे उनकी गणना भी जो था वो की गई है। ये किया गया है इस दहसाला सिस्टम में। चांसेस कम है कि पूछा जाए इस सिस्टम के बारे में, परंतु किसने इंट्रोड्यूस किया, कौन था राजा, इसके कार्यकाल के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया, इसको क्या कहा जाता है, जब्ती सिस्टम, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बोलते हैं, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज एबल टू पुट एन एंड टू द सन्यासी रेबल। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सन्यासी विद्रोह का अंत करने में समर्थ था? तो आपने ध्यान रखना है कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन डी सही आंसर है। वॉरेन हेस्टिंग ने जो था वो सन्यासी रिवोल्ट को सुप्रेस कर दिया था। आप कह सकते हैं कि सन्यासी विद्रोह का अंत करने में ये समर्थ रहा था। ये आपने ध्यान रखना है। सन्यासी रिवोल्ट कब से लेकर कब तक था? तो कोई ये पर्टिकुलर ईयर नहीं था, ये 1770 से लेकर 1771 के बीच में हुआ। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। 1770 से लेकर 1771 के बीच में। अगर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के बारे में बात करेंगे तो ये आपने ध्यान रखना है कि पहले गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के, 1774 में बने थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो है ये इन्हीं के द्वारा पास करवाया गया था। इंडिया में जो तो ड्यूअल सिस्टम हुआ करता था, जो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो था वो स्टेबलाइज किया गया था, इसको भी इन्होंने एबोलिश जो था वो कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और आपने ध्यान रखना है कि कलकत्ता जो था वो बंगाल की कैपिटल बनी थी 1772। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन आपने डिस्कस किए लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के बारे में, सन्यासी रिवोल्ट के बारे में। आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस टाइम भारत के वायसराय कौन हुआ करते थे? ये आप जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है। अब हर बार की तरह कुछ इंपॉर्टेंट हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन आप देख लीजिए। 166 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं मीनिंग ऑफ द ईडियम स्पिक एंड स्पैन। तो स्पिक एंड स्पैन ईडियम का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसका मतलब होता है नीट एंड क्लीन। ऑप्शन बी साफ सुथरा सही में होगा। आगे बोलते हैं सैनोनियम ऑफ द वर्ड एक्वेस। तो एक्वेस क्या होता है? ये होता है संतुष्ट करना, या फिर आप कह लीजिए कि चुपचाप उसको स्वीकार कर लेना, या फिर कुछ और कह सकते हैं जैसे कि राजी कर लेना किसी को, ये इसका मतलब होता है एक्वेस का। तो इसका साइनोनियम आपसे पूछा गया है, सिमिलर मीनिंग पूछा गया है, वो होता है ऑप्शन डी क्वाइट सबमिशन। चुपचाप मतलब उसको स्वीकार करना ही कह दीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत कॉमन है। बोलते हैं आक्कू से प्रत्यय बनता है। तो आक्कू से कौन सा प्रत्यय बनता है? आक्कू से लड़ाकू प्रत्यय बनता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा 168 का। 169 मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोलते हैं व्युत्पत्ति में व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद करना है, तो ये होगा वी प्लस उत्पत्ति। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे है 170 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? तो इसमें क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है इसमें, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये 5 हिंदी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। एग्जाम रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट पीडीएफ, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है या फिर कुछ और है, वो आपको टेलीग्राम पर हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से सर्च करना @tolexam31। 23,000 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए।
अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। टेलीग्राम पर आपको क्विज़ भी जो है वो टाइम टू टाइम मिल जाते हैं, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।